दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 25 अगस्त 2026। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का शो, इंडिया की दिन भर की खबरें हिंदी में। इस शो में आप देखेंगे पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का हल्ला बोल, पुलिस ने जमकर बरसाई लाठियां। मोहम्मद अली जौहर पर बयान को लेकर सीएम योगी फंस गए। आडवाणी का पुराना फैसला आया सामने। अब सवाल उठ रहा है, आडवाणी सही थे या योगी? दिल्ली के जेन जी प्रदर्शन पर नया खुलासा। पैलेट फायरिंग पर आई इंटरनेशनल रिपोर्ट से दिल्ली पुलिस पर उठे नए सवाल। फिर जेल से बाहर आया बलात्कारी राम रहीम। आखिर किसकी मेहरबानी से मिल रही मुजरिम बाबा को बार बार पैरोल? जाति जनगणना पर कांग्रेस का हल्ला बोल, मोदी सरकार से मांगा जवाब। दिल्ली में सीनियर नेताओं तक की नहीं सुन रहे अफसर। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने अपनी ही सरकार को घेरा। और ग्वालियर में गर्लफ्रेंड के 3400 चुंबन वाली कार का कारनामा, पुलिस ने काटा बॉयफ्रेंड का 5500 का चालान। शुरुआत करते हैं शो की। पटना की सड़कों पर आज जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर उग्र हुए छात्रों और पुलिस के बीच भयानक संग्राम छिड़ गया। गांधी मैदान से राजभवन और सीएम आवास का घेराव करने निकले छात्रों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ डाले। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने पहले वाटर कैनन की बौछारें छोड़ी और फिर ताबड़तोड़ लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ दिया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। इसके बावजूद छात्रों के हौसले बुलंद नजर आए। वो पुलिस से लगातार भिड़ते रहे। हिरासत में ली गए एक पूर्व छात्रा ने कहा कि सरकार में हमारी क्रांति को रोकने की ताकत नहीं है। उस छात्रा ने सरकार पर निजी दुश्मनी निकालने और आवाज दबाने का इल्जाम भी लगाया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने पूछा कि क्या सरकार छात्रों के साथ बैठकर इसका हल निकालेगी या ये आग और फैलेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन चल रहा है। परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी छात्र आज मंगल को सड़कों पर उतर आए। छात्रों का इल्जाम है कि परीक्षा में पेपर लीक और दूसरी गड़बड़ियां हुई हैं। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्र पिछले कई दिनों से गर्दनी बाग स्थित धरना स्थल पर आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच सियासी पारा बढ़ने लगा है और इसकी वजह बनी है जुबान। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से मोहम्मद अली जौहर और आजम खान पर दिए गए एक बयान के बाद अब ये लड़ाई सीधे तौर पर आज़ादी के इतिहास और अटल आडवाणी के फैसलों पर आ टिकी है। विपक्ष ने भाजपा के ही प्रेरणा पुरुषों के पुराने फैसलों को ढाल बना दिया है। सोशल मीडिया पर वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व राज्यसभा सांसद शाहिद सिद्दीकी का वीडियो पोस्ट करते हुए सपा नेता आईपी सिंह और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूपी सरकार को घेर लिया। दरअसल पूर्व राज्यसभा सांसद शाहिद सिद्दीकी ने पोस्ट किया कि 1978 में जब लाल कृष्ण आडवाणी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, तब जनता पार्टी सरकार ने मोहम्मद अली जौहर के सम्मान में आधिकारिक डाक टिकट जारी किया था। आधिकारिक डाक टिकट आज़ादी के दीवानों, बड़ी बड़ी हस्तियों, इन सब के लिए जारी किया जाता है। आडवाणी ने किया था उस सरकार में। सपा और आप नेताओं ने सीधे तौर पर तारीखों का हवाला देते हुए तीखा सवाल भी दागा योगी पर। उन्होंने पूछा कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर का इंतकाल 1931 में हो चुका था, यानी भारत पाकिस्तान के बंटवारे से 16 साल पहले। तो फिर क्या विलन वाला रोल था मोहम्मद अली जौहर का बंटवारे में? ऐसे में उन्हें विभाजन का जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है, जैसे योगी कह रहे हैं? असल में सीएम योगी ने रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया था कि देश का बंटवारा करने की सोच रखने वालों के नाम पर तालीम के इदारे खड़े किए गए। लेकिन विपक्ष अब इसे विशुद्ध रूप से चुनावी ध्रुवीकरण और हिंदू मुस्लिम कार्ड करार दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आडवाणी द्वारा जारी किए गए डाक टिकट की तस्वीर और शाहिद सिद्दीकी के वीडियो ने भाजपा और योगी के राष्ट्रवाद के नैरेटिव पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, जिससे ये मुद्दा अब सिर्फ बयानों तक महदूद न रहकर सीधे भाजपा के अपने ऐतिहासिक फैसलों पर आकर टिक गया है। लेकिन सवाल यह है कि इतिहास से निकले इस फैक्ट के बाद क्या बीजेपी और योगी आदित्यनाथ मोहम्मद अली जौहर पर दिए गए बयान पर सफाई देंगे, माफ़ी मांगेंगे, या राजनीति में बिना तथ्य के कुछ भी बोल देने की परंपरा यूं ही आगे बढ़ती रहेगी? योगी को यह भी साफ करना होगा कि अगर वो सही हैं तो क्या उनकी पार्टी के पुरोधा फाउंडिंग मेंबर ऑफ बीजेपी यानी लाल कृष्ण आडवाणी उस वक्त गलत थे जब उन्होंने मंत्री रहते हुए मोहम्मद अली जौहर पर टिकट निकाला था?
डाक टिकट। वैसे मैं फैक्ट के साथ बातें करता हूँ, मुझ में एक बहुत अच्छा लीडर बनने की काबिलियत है, लेकिन मुझे पता है जनता मुझे इसी वजह से वोट नहीं देगी, क्योंकि मैं कुछ भी बोलकर ताली नहीं बजवा सकूंगा। आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में बीती 20 जुलाई को हुए जेन-ज़ी प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर एक बार फिर बड़ा सियासी और मानवाधिकारों से जुड़ा ज़लज़ला आ गया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट ने पुलिस के दावों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या है, क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है। दरअसल एमनेस्टी इंटरनेशनल की एविडेंस लैब ने वीडियो, तस्वीरों और चश्मदीदों के बयानों का विश्लेषण करके ये दावा किया है कि 20 जुलाई 2026 को प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस के ग्रेनेड और पैलेट फायरिंग शॉटगन का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर पैलेट गन के इस्तेमाल की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह झूठा और भ्रामक बताया था, लेकिन एमनेस्टी का दावा है कि उनके पास मौजूद एविडेंस पुलिस के बयान से मेल नहीं खाते और एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में भी गोलियां चलने की बात सामने आई है, छर्रों की पैलेट्स की गोलियां। 19 साल के छात्र साहिल लोचब ने यह दावा किया है कि पैलेट लगने से उसकी एक आंख की रोशनी चली गई और उसके जिस्म में 200 से ज़्यादा छर्रे अब भी पैबस्त मौजूद हैं। हालांकि इस मामले को लेकर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी भी सरकार पर यह इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि पैलेट गन चली है। अभी कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी ने साहिल लोचब को लेकर दिल्ली पुलिस आयुक्त दफ्तर के बाहर 7 घंटे धरना दिया था। उसके बाद केस दर्ज हुआ था। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के बोर्ड अध्यक्ष आकार पटेल ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार को रोकने के लिए पहले रास्ते बंद किए गए और बाद में प्रोटेस्टर्स पर कथित तौर पर अनियंत्रित बल प्रयोग किया गया। एक तरफ राहुल गांधी और विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये रिपोर्ट जो आई है उसका आना सरकार के लिए बेहतर तो नहीं कहा जाएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर सरकार घिरी हुई नजर आ रही है। बढ़ते हैं आगे। रोहतक जेल के दरवाजे सुबह 6:05 पर एक बार फिर खुल गए और बाहर निकला वही एक चेहरा जिसे कानून की किताबें 20 साल की सख्त सज़ा सुना चुकी हैं। दोस्तों, बलात्कार करने के जुर्म में जेल की सज़ा काट रहा डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख बलात्कारी गुरमीत राम रहीम 21 दिन की पैरोल पर एक बार फिर रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आ चुका है। कड़ी सुरक्षा और भारी भरकम काफिले के साथ वो सीधे सिरसा स्थित अपने आश्रम के लिए रवाना हुआ, जहां वो अपनी पैरोल के 21 दिन बिताएगा। अब और कहीं भी बिताएगा तो पता नहीं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जहां आम कैदी एक एक दिन की राहत को तरसते हैं, वहां राम रहीम के लिए जेल के दरवाजे इतनी आसानी से कैसे खुल जाते हैं? उस पर कौन मेहरबान है? किसकी वजह से, किसके कहने से उसे बार बार पैरोल मिल जाती है? सोचना चाहिए। क्या ये सिर्फ पैरोल है या इसके पीछे कोई गहरी कहानी है? रेप के मामले में 20 साल की सजा काटना, मुजरिम है, सजा याफ्ता है भाई, आरोपी नहीं है। 20 साल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम के एक बार फिर जेल से बाहर निकलने पर देश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और हरियाणा सरकार पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी का महिला सशक्तिकरण का दावा महज दिखावा है। पवन खेड़ा ने बताया कि 2017 में गिरफ्तारी के बाद से राम रहीम को अब तक 17 बार पैरोल या फर्लो मिल चुकी है और वो 450 से ज़्यादा दिन जेल से बाहर बिता चुका है। अगस्त यानी 1 साल से ज़्यादा अगस्त 2017 में 2 साध्वियों से बलात्कार के जुर्म में 20 साल की सज़ा पाने वाले राम रहीम को इस साल तीसरी बार जेल से बाहर रहने की इजाज़त मिली है या राहत मिली है। इस बार 21 दिन की फर्लो पर वो सिरसा स्थित अपने डेरा मुख्यालय में रहेगा। 2002 के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा राम रहीम को बरी किए जाने के खिलाफ पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट गया है। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की तरफ से अपील दाखिल न करने पर अदालत में सवाल उठे। गंभीर अपराध के दोषी को बार बार पैरोल और फर्लो दिए जाने के प्रशासनिक नियमों को लेकर कानूनी और राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि संगीन जुर्म में सज़ा काट रहे एक मुजरिम को बार बार मिलने वाली इस राहत का कानूनी आधार क्या है?
या फिर ये सिर्फ सियासी नफे नुकसान का खेल है, जैसा कि विपक्ष इल्ज़ाम लगा रहा है। हम अदालत के फैसलों का एज अ जर्नलिस्ट हमेशा एहतराम करते, जो वो फैसला दे दे उसे मान लेते हैं, लेकिन सरकार के फैसलों पर हम सवाल उठाते हैं, ये हमारा हक है। देश के बड़े बड़े शहरों में आरक्षण को लेकर भड़की सियासी आग के बीच कांग्रेस ने एक बार फिर से जाति जनगणना को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं बीजेपी और सरकार इस मुद्दे पर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। एक तरफ बिहार जैसी जगह पर एनडीए के क्षेत्रीय घटक दल भी जाति जनगणना के पक्ष में रहे हैं, वहीं केंद्र स्तर पर सरकार को डर है कि कहीं इससे समाज में जातिगत ध्रुवीकरण और गहरी खाई ना बन जाए। दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में ये मुद्दा महज एक आंकड़ा नहीं, बल्कि 2024 के आम चुनाव के बाद भी सत्ता और विपक्ष के बीच सबसे बड़ा माइंड गेम बना हुआ है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने हुकूमत पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस के मुताबिक ये महज एक रस्म अदायगी है, असल जनगणना नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के साथ धोखा है। जयराम रमेश ने इल्ज़ाम लगाया है कि जनगणना फॉर्म में एससी और एसटी के लिए तो अलग कॉलम हैं, लेकिन अन्य पिछड़ों और जातियों की सटीक पहचान का वैज्ञानिक तरीका नहीं अपनाया गया है। कांग्रेस ने मांग की है कि बिहार और तेलंगाना की तर्ज पर राष्ट्रीय स्तर पर पारदर्शी और व्यापक सर्वे कराया जाए। कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे गए खतों का मुद्दा गरमा दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने 20 अगस्त को 21 पन्नों का विस्तृत खत भेजा था। जयराम रमेश के मुताबिक इससे पहले अप्रैल 2023 और मई 2025 में भी खत लिखे गए थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कांग्रेस का साफ तर्क है कि जब तक देश में हर वर्ग की सटीक आबादी और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का साइंटिफिक डेटा सामने नहीं आएगा, तब तक आरक्षण यानी रिजर्वेशन और नीतियों का सही फायदा जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच सकता। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और पटना की सड़कों पर आरक्षण को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच कांग्रेस इसे भाजपा की घेराबंदी का सबसे बड़ा हथियार बना रही है। वहीं भाजपा इसे कांग्रेस का सियासी ध्रुवीकरण करार दे रही है। बीजेपी के सीनियर नेता विजय गोयल ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए हैं या उसके सिस्टम पर, क्योंकि अफसर उनकी ही नहीं सुन रहे, तो विपक्ष और आम लोगों की फरियाद का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। कूड़ा उठवा दिया तो लगता है बहुत बड़ा काम कर लिया, ये विजय गोयल ने कहा है। आखिर विजय गोयल ने अपनी ही पार्टी और प्रशासन को इस तरह कटघरे में क्यों खड़ा किया, आइए जानते हैं। दोस्तों, दिल्ली की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त हलचल मच गई है। जब विपक्ष सवाल उठाए तो समझ आता है, लेकिन जब सत्ता पक्ष का ही अपना बड़ा चेहरा अपनी व्यवस्था पर उंगली उठा दे तो मामला उलझ जाता है। दिल्ली की सियासत कूड़े की तरह मैली हो रही है। भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने दिल्ली की बीजेपी की सरकार के अधिकारियों की कार्यशैली पर ऐसा बयान दिया है जिसने नगर निगम से लेकर सत्ता के गलियारों तक हंगामा मचा दिया है। विजय गोयल ने साफ कहा कि दिल्ली में एमसीडी और सरकार के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, यानी भाजपा के नेता कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। सांसद, विधायक और पार्षद छोटे छोटे कामों के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। क्या उन्हें किसी ने बताया नहीं दोस्तों कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, भाजपा की है, सही से काम करना चाहिए। गोयल ने तंज कसा कि कहीं से कूड़ा उठवा दिया जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा काम हो गया। सवाल यह है कि अफसरों की मौजूदगी में कूड़ा जमा ही क्यों हो। जब चुने हुए नुमाइंदों की सुनवाई नहीं हो रही तो आम जनता का क्या हाल होगा दोस्तों। दूसरी तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि दिल्ली अब सक्षम हाथों में है। पानी और सीवेज की समस्याओं को हल करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय से 2500 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर हुआ है। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के सुधार कार्यों के लिए 805 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। अबे भैया, ये तो मंजूरी दी गई है, अभी काम हुआ नहीं है। एक तरफ सरकार बड़े प्रोजेक्ट्स के दावे कर रही है तो दूसरी तरफ अपने ही नेता अफसरशाही पर सवाल उठा रहे हैं। क्या दिल्ली में काम वाकई तेजी से हो रहा है या जनता कागजी दावों के बीच फंसी है? मैडम चीफ मिनिस्टर, अभी हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से होकर आ रहे हैं। जगह जगह कूड़ा बिखरा हुआ है, जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है, और ये उन इलाकों की बात बता रहा हूँ जहाँ डीडीए की अपनी कॉलोनीज हैं, सिर्फ इंक्रोचमेंट नहीं है।
कूड़ा ऐसे बिखरा हुआ है ना, बदबू आ रही है, बच्चे पूरे सड़कों पर फैला हुआ है, को बेतरतीबी फैली हुई है। लग ही नहीं रहा है कि आपकी सरकार मैडम आ चुकी है, डबल ट्रिपल पता नहीं कितने इंजन की। मैडम इस पर काम कीजिए। सोशल मीडिया पर रातों रात मशहूर होने की होड़ में लोग किस हद तक जा सकते हैं, इसका ताज़ा नज़ारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देखने को मिला। एक शख्स ने अपनी कार पर गर्लफ्रेंड से 3400 बार लिपस्टिक लगवाकर किस करवाकर रील बनवाई। मतलब 3400 चुंबन लेवाए अपनी कार के। लेकिन ये रोमांटिक स्टंट जल्द ही कानूनी पछड़े में बदल गया। भाई साहब चुंबन वाले तस्वीरों के साथ घूम रहे थे शहर में। ग्वालियर के रहने वाले आदित्य सिकरवार ने अपनी सफ़ेद स्विफ्ट कार को पूरी तरह लिपस्टिक के निशानों से ढक दिया। उनकी प्रेमिका को पूरी कार पर लगभग 3400 बार किस करने में 3 से 4 घंटे लगे। बहुत मेहनत लगी होगी, जिस पर 800 से 900 रुपए की लिपस्टिक खर्च हुई। रील पोस्ट होते ही इसे 55 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिले। बढ़िया। वीडियो में कार की नंबर प्लेट साफ दिखने की वजह से ग्वालियर ट्रैफिक पुलिस ने फौरन एक्शन लिया, और लेना भी चाहिए। कितने कुंवारों का या बिना गर्लफ्रेंड वालों का दिल दुखा होगा। लेकिन पुलिस ने कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक गाड़ी का असल रंग रूप पूरी तरह बदलना और सड़क पर गाड़ी को तेज रफ्तार में दौड़ाकर लोगों का ध्यान भटकाना संगीन जुर्म माना गया। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर 5500 रुपए का चालान काटा। 3400 चुंबन के 5500 रुपए देने होंगे। इसके साथ ही आदित्य को थाने में ही कार से वो सारे 3400 निशानों को साफ करना पड़ा। कार्रवाई के बाद आदित्य ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। लोग तफरीह ले रहे होंगे। इन रोमांटिक लम्हों के साथ सोशल मीडिया पर भावुक वाक़ये भी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ 15 सेकंड की शोहरत और व्यूज़ की खातिर सड़कों पर इस तरह के ख़तरनाक और बेतुके स्टंट करना किस हद तक जायज़ है? जायज़ है क्या? क्योंकि आखिर में इसका नुकसान भी आपको ही उठाना पड़ता है। खामखा पूरे ख़ानदान में चुम्मे वाली कार के नाम से मशहूर हो गए। ये आ रहे हैं चुम्मी बाबू, ऐसे लोग कहेंगे। अरे क्या यार, कोई बात ही है। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहिए, खुश रहिए।